हेलो दोस्तों, साल 1981 में प्रकाशित हुई बुक गेटिंग टू यस आपको बेहतर तरीके से मोलभाव करना सिखाएगी। इस बुक समरी की मदद से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप बिना कुछ नुकसान सहे किसी भी चीज को लेकर मोलभाव करते हुए खुद के लिए फायदे का सौदा तय कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने छोटे या बड़े बिजनेस में मोलभाव अच्छे से करना है तो आप ये बुक समरी जरूर सुने। आज हम 6 चैप्टर में जानेंगे कैसे आप बातचीत के कौशल से नेगोशिएशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अच्छे से मोलभाव करना सीखिए, सब कुछ आपके मोलभाव करने पर ही निर्भर है। आज शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि पहले किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठकर उस बारे में बात करता था, फिर चाहे फैसले घर के हों या फिर बिजनेस से जुड़े हों। पहले किसी भी चीज को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना फैसला सुना देता था और बाकी के सब चुपचाप उसको मान लेते थे। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे सब उस पर ही आंख मूंद कर यकीन करते थे और वो सर्वमान्य हो जाता था। ठीक इसी तरह कंपनी में जो सबसे सीनियर बॉस होता था उसके अकेले के ही फैसले पर पूरी कंपनी चला करती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के लिए हुए फैसले गलत ही होते थे, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबका राय और मशविरा लेना जरूरी होता है। आज के समय में यही चीज बदलती हुई दिख रही है। अब किसी भी स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले लोग काफी सोच विचार और बातचीत करते हैं, सबकी राय सुनते हैं और फिर जिस पर सबकी सहमति बनती है उसी फैसले को सब स्वीकार करते हैं। आज चाहे घर के भीतर के फैसले हो, बिजनेस के हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिए गए फैसले हो, अब किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हर स्तर के लोगों के सुझाव और सलाह जरूर ली जाती है। कंपनी के सीईओ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नेता भी अपने वोटर्स से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत हमेशा ये समझाने में लगे रहते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, अंगुली चलाने मात्र से ही हम हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर घर का कोई बुजुर्ग बच्चे को किसी काम को करने के लिए मना करता है तो बच्चा खुद इंटरनेट से उस काम के फायदे और नुकसान को समझ सकता है। और अगर किसी बड़े ने उसे कुछ गलत बताया है तो वो उन्हें भी सही जानकारी देने की काबिलियत रखता है। कुल मिलाकर हर जगह पर आज बोलने और अपना मत रखने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर चाहे दोस्त के साथ किसी मूवी के अच्छी या खराब होने की बहस हो या फिर किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले किसी फैसले को लेकर होने वाली बातचीत हो, हर जगह आपको अपनी बात मजबूत पक्ष के साथ रखनी आनी चाहिए। लोगों को अपनी बातों से संतुष्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए आपके मोलभाव करना यानी कि अपनी बातों को वजन के साथ रखना और सामने वाले को कन्विंस करता आना चाहिए। ये आपके पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। व्यर्थ की बहस से बचें, इसमें सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। कई बार दो पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकलना असंभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही ये पता लग गया है कि इस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें, पहले ही सटेप में डील कैंसिल करके बात खत्म करें। क्योंकि ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। ऐसे में अगर यहाँ ज्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है कि बहस उग्र रूप ले ले और फिर दोनों पक्षों का रिश्ता भी खराब हो सकता है, जो कि किसी भी हालत में आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और इस तरह की बहस में आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीजों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को खत्म करें, क्योंकि व्यर्थ की बहस से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप इंसानों के साथ मोलभाव कर रहे हैं। किसी भी विषय पर जब पर बात हो रही होती है तो वहां हमेशा दो पक्ष मौजूद होते हैं और दोनों ही पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगे होते हैं। ये दोनों ही लोग बात करते समय अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू और इमोशन भी साथ में लेकर बैठे होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन सब चीजों का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है किसी एक चीज पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे ही, लेकिन सामने वाले को ये इरिटेटिंग सा लग रहा है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने के लिए होने वाली बातचीत के दो फेज होते हैं। पहला फेज जब दोनों पक्ष आपस में सहमति से बात करते हुए किसी मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरा फेज वो होता है जब एक पक्ष इमोशनल हो उठता है और बहस के दौरान होने वाली बातों को पर्सनली लेकर रिएक्ट करने लगता है। इन दोनों फेज के बीच बहुत बारीक सा अंतर है।
तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते समय या चीज़ों का मोलभाव करते समय इस बारिश से अंतर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आपदा या सामने वाले पक्ष का गुस्सा या इमोशनल होना पूरे डील को खराब कर सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी डील या मोलभाव करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी है। समस्या से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोलभाव करने जा रहे हैं। कभी किसी भी मोलभाव या डील का लक्ष्य किसी की हार या जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत नहीं बल्कि आपसी समझौता है। ये किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रक्रिया है। ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों पक्ष के लोग किसी भी समस्या को एक जैसे नजरिए से देखते हुए उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में रहेंगे। कई बार किसी बात का हल निकालने के लिए दोनों पार्टी को टेबल के एक ही साइड में बैठकर बात करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपका फोकस समस्या के हल पर रहेगा, न कि समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने पर। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचें। बात कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के व्यवहार और उसके नेचर को लेकर उस पर कमेंट मत कीजिए। तभी आप बिना किसी वाद विवाद के किसी भी समस्या का हल निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी शादी टूट चुकी है, लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को निर्णय लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करें तो सिर्फ इसी समस्या पर चर्चा करें। बाकी आपका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इन सब विषयों पर अब बात करना बेकार है। तो आपको हमेशा समस्या से लड़ना है, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोलभाव कर रहे हैं। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा जरूर जान लीजिए। अक्सर कई बार समस्याओं का हल इसलिए भी जल्दी नहीं निकल पाता है क्योंकि उसमें दोनों पक्ष की सहमति नहीं बन पाती है। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों की खुशी और इच्छा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी एक की ही इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकेंगे। आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए किसी माउंटेन सी वाले इलाके में घूमने के लिए भी तो जा सकते हैं, जहां पर आपका समंदर की लहरों को देखने का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा और आपकी पत्नी हिल स्टेशन भी घूम लेगी। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। आप इसी तरह से जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज पर डिसीजन लेते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी के साथ मिलकर किसी भी चीज का निर्णय लेते वक्त ये जानने की कोशिश करें कि आपके विचार और सामने वाले के विचार में अंतर कहाँ आ रहा है, और आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों की इच्छा का सम्मान हो सकता है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी को जानने की कोशिश करें। ऐसा करके बेशक आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। समस्या का पूर्ण हल निकालने से पहले उसके विकल्पों पर भी जरूर ध्यान दें। जब दो लोग बैठकर किसी चीज पर बातचीत करके कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर ये पहले से ही निर्धारित होता है कि किस तरह का निर्णय आने पर दोनों पक्ष खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दो लोग बात करने बैठते हैं तो ये पहले से ही पता होता है कि इस बातचीत का आखिर निर्णय क्या आने वाला है। किसी एक पक्ष के लिए या तो हाँ होगी या फिर ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट देने के बजाय किसी और विकल्प पर भी विचार कर सकते थे? आप किसी समस्या के दो से अधिक हल के बारे में भी सोचिए। सिर्फ हाँ या ना में ही मत उलझे रहिए, बल्कि हर संभव हल पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए, जब नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी किसी को प्राइज देने का विचार करती है तो वहां पर एक अवार्ड के लिए कई सारे उम्मीदवार होते हैं, और फिर उन सभी उम्मीदवारों को अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए एक दूसरे से तुलना की जाती है। अंत में जो सबसे बेहतर होता है उसे ही पुरस्कार के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी एक नाम को लेकर बहस शुरू कर देती है कि इसे पुरस्कार दिया जाए या नहीं। ठीक इसी तरह सिर्फ एक ही तरह के निर्णय पर मत डटे रहे। किसी एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बशर्ते आपको आपस में बात करते समय हर संभव हल पर नजर डालने की और उस पर विचार करने की जरूरत है। कई बार तो इन विकल्पों में ही बेहतर हल छिपे हुए होते हैं, बस आपको इन्हें ढूंढ निकालना है। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो बुक देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।